तो ये है कक्षा 10वीं रसायन विज्ञान का छठा अध्याय, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। तो आइए इस अध्याय का हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसका पहला प्रश्न इस प्रकार है, ड्रिप सिंचाई व्यवस्था क्या है? तो सिंचाई की ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पे जल की मात्रा यानी जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है, जहाँ जल की समस्या होती है, तो उस स्थान पे ड्रिप सिंचाई व्यवस्था की जाती है। तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, वैसे क्षेत्र जहाँ जल अपर्याप्त है अर्थात बारिश की कमी होती है, वहाँ फसलों को सिंचाई की समस्या खड़ी हो जाती है तथा ऐसे समस्या को दूर करने के लिए जल प्रबंधन कर अर्थात जल को इकट्ठा कर खेतों में उसका उपयोग फव्वारों तथा बूंद बूंद सिंचाई करके की जाती है। तो इस प्रकार की सिंचाई की व्यवस्था कहलाती है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिप सिंचाई व्यवस्था। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा, जल संचयन क्या है? तो इसका मतलब जल को इकट्ठा करना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आपको काफ़ी ध्यान से देखने हैं। बड़े शहरों में जल आपूर्ति की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है। इन क्षेत्रों में मृद जल, सतही जल और यहाँ पे तालाब, नदी, झील के साथ साथ भूमिगत जल का भी दोहन तेज़ी से हो रहा है, यानी उसका उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ज़्यादा तेज़ी से उसका उपयोग हो रहा है भूमिगत जल का। तो भूमिगत जल का निष्कासन अधिकतम सीमा से ज़्यादा होने से तथा उस अनुपात में उसका परिपूर्ण नहीं होने से भूमिगत जल स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। ठीक है, तो भूमिगत जल का परिपूरण, ठीक है, यानी उस कमी को पूरा करने के लिए वर्षा के जल द्वारा ही होता है। तो बारिश काफ़ी कम होती है हमारे देश में, तो वर्षा का अधिक से अधिक संचयन कर बारिश को पानी का अधिक इकट्ठा करके संचयन करके उसका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि भूमिगत जल स्तर बना रहे। तो यही होता है जल का संचयन। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा, कूड़े कचरे के पुनर्चालन से क्या समझते हैं? यानी कूड़े कचरे के रिसाइकल से आप क्या समझते हैं? रिसाइकल का मतलब होता है किसी एक वस्तु को पुनः उसे काम में लाने योग्य बनाना, रिसाइकल करना। तो प्लास्टिक, कागज़, कांच, धातु सभी पुनर्चालन यानी रिसाइकल आसानी से किया जा सकता है। इनको गलाकर नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं तथा घरों में मौजूद कचरों को पुनर्चालन करके यानी रिसाइकल करके कंपोस्ट बनाते हैं। तो यही होता है कूड़े कचरे का पुनर्चालन। तो चलिए इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार है, वाहनों के लिए उत्सर्जन संबंधी मापदंड क्या है? तो आइए देखते हैं। यहाँ उत्सर्जन का मतलब यह है कि वाहनों से काफ़ी हानिकारक धुएँ निकलते हैं, तो उसी को कहा जाता है वाहनों का उत्सर्जन, जिससे वायु प्रदूषण होता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ से प्रारंभ करना है। वाहनों से उत्सर्जन धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक। हालांकि ये मापदंड यूरोप से लिए गए हैं, भारत में भी इसका अप्लाई किया जाता है। यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 और यूरो 4 लागू किया। किसने लागू किया? तो यूरोप ने। तो ठीक भारत ने भी इसी के जैसा यूरो 1 के जैसा स्टेज 1 2000 में लागू किया, में स्टेज 2 2010 में, स्टेज 3 लागू किया। तो यही है उत्सर्जन संबंधी मापदंड। तो ये सारे आपको लिखने हैं, बता देता हूँ। ये रहा, ठीक, और ये दूसरा रहा, और ये तीसरा रहा, और ये चौथा रहा। तो ये आपको लिखना है। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां हल करते हैं। वन्य एवं वन्य जीव दोनों हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है? काफ़ी आसान सवाल है। आइए यहाँ पे, वन्य तथा वन्य जीव से हमारा अस्तित्व बना रहता है, इनसे काफ़ी लाभ हैं। वनों से हमारी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी हैं? आवास हो गया, भोजन हो गया, ईंधन की आपूर्ति हो गई, औषधि हो गई, ठीक है, ये सारे वनों से ही प्राप्त होती है। वनों से मिट्टी कटाव नहीं होता, बारिश होती है या बाढ़ की समस्या होती है, वहाँ मिट्टी का कटाव नहीं होता तथा जल चक्र बना रहता है, अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है। जहाँ वन होते हैं वहाँ पे वर्षा हमेशा होती ही रहती है। वनों से हमें ग्लोबल वार्मिंग से खतरा कम होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाने से धरातल गर्म हो जाती है, उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए वन से ये काफ़ी खतरा कम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वन्य जीव जो हमारे व्यवसायिक, जिसे हम चिड़ियाघर वगैरह में जानवरों को पालते हैं, तो वहाँ पे दूर दूर से व्यक्ति आते हैं देखने के लिए, पर्यटन आते हैं, तो उससे व्यवसाय बढ़ता है तथा मनोरंजन के लिए रूप में भी ये काफ़ी
साथ देते हैं जीव, और ये पर्यावरण मित्र होते हैं। कौन? वन्य जीव। तो यही आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 ये रहा, वन्य एवं वन्य जीव के संरक्षण यानी उनके बचाव के उपाय उल्लेख करें। कौन कौन से बचाव हमें करनी चाहिए? पहला है वृक्षों का काटना बंद करने चाहिए ताकि वन्य और वन्य जीव सुरक्षित रह सकें। दूसरा है प्रति वर्ष नए पेड़ लगाने चाहिए तथा वन्य महोत्सव मनाने चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता हो सके। ठीक है, और वन्य जो लगाने का लक्ष्य है वो भी पूरा हो सके। तीसरा है वनों में रहने वाले जीवों को मारने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा साथ ही साथ वनों के कटाई पर कड़े कानून सरकार को बनाने चाहिए। चौथा है बंजर भूमि पर वन लगाने चाहिए तथा लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूकता करनी चाहिए। अन्य भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें लघु उत्तरीय प्रश्न का ध्यान रखना है, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना है। आइए इसके बाद 7वां प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां इस प्रकार है, चिपकू आंदोलन पर टिप्पणी लिखें। हमें चिपकू आंदोलन के बारे में बताना है कि क्या है चिपकू आंदोलन। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना, आपको सेल्फ स्टडी खुद करना है। ठीक है, चिपकू आंदोलन कुछ लोगों द्वारा पेड़ों से चिपक कर उनकी रक्षा करने के लिए एक आंदोलन तैयार किया गया था, जिसे चिपकू आंदोलन नाम दिया गया है। तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है 1970 के दशक में, और ये लिखते हुए यहाँ तक समाप्त कर देना है। और इनके 2 व्यक्ति थे, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। तो चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8, जल संचयन क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर वही है आपको, लेकिन यहाँ से प्रारंभ करना है। ठीक, अगर हम जल का संचयन नहीं करें, जल पीने के लिए भूमिगत जल कम पड़ जाएगा, अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए जल की कमी पड़ जाएगी। तो यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करके यहाँ तक लिखना है, जल का संचयन क्यों आवश्यक है। आइए इसके बाद देखते हैं 9 नंबर, बांध से क्या लाभ होता है बताएं। और उसके बाद देखेंगे 10वां। पहले हम लाभ देख लेते हैं, उसके बाद हानि देखेंगे। तो आपको लिखना है बांध से निम्नलिखित लाभ है, यानी बांध से लाभ। बांध सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता को बरकरार नहीं रखता, बल्कि इससे बिजली भी उत्पन्न की जाती है। सिंचाई के लिए बांध जल को नहर द्वारा दूर दूर तक लाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे लाभ हैं, बाढ़ वगैरह से ये रक्षा करते हैं। ठीक है, तो यही आपको लिखना है। आइए देखते हैं बांध से क्या हानि है। प्रश्न क्रमांक 10वां, बांध से क्या हानि है बताएं। तो पहले आपको लिखना है कि बांध से निम्नलिखित हानि है। पहला हानि पुनर्वास की समस्या। ठीक है, पुनर्वास की समस्या, तो ये बात आपको लिखना है। ये सारे हजारों लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में, यानी बांध के बनने से क्या होता है, हजारों लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में रहना पड़ता है। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे मेघालय हो गया, शिलोंग हो गया, वहाँ पे रोड नहीं बन सकता। ठीक है, यातायात के साधन उचित तरीके से नहीं हो सकते हैं। ट्रेन की समस्या, ट्रेन सही तरीके से जो ट्रैक होता है वहाँ पे नहीं बनाया जा सकती है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र में लोग बस गए हैं। क्योंकि बांध के कारण। तो यहाँ देखिए, जीवन शैली में परिवर्तन आया, उन लोगों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो और सरकार से मुआवजा नहीं मिल पाया। तो पहले पुनर्वास की समस्या होती है, और उसके बाद दूसरा जो समस्या होती है बांध से, वो होती है यहाँ देखिए सुरक्षा की समस्या। अगर बांध टूट जाए तो सारा पानी घरों में घुस जाएगा। ठीक है, तो जीवन यापन काफ़ी प्रभावित होगा। तो ये सारे आपको लिखने हैं बांध से हानि। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, चिपकू आंदोलन क्या है। मैंने बताया आपको, वहाँ से आप लिख सकते हैं। हमें वनों का संरक्षण क्यों करनी चाहिए। तो ये भी सवाल हम पहले देख चुके हैं कि वनों के संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं।